हेलो बच्चों, ये आज हम लोग डीसी सर्किट का हमारा 5वां लेक्चर है। ठीक, ये हमारा 5वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली नेटवर्क थ्योरम्स के ऊपर आएंगे। नेटवर्क थ्योरम्स ये अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे 4 नेटवर्क थ्योरम्स हैं: सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। हम लोग इन्हीं 4 थ्योरम्स के बारे में आगे के सीरीज में देखेंगे। तो इस समय हम लोग जो पहला अपना नेटवर्क थ्योरम है वो हमारा है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक, अच्छा, इन थ्योरम्स को जानने से पहले जो पिछले मैंने नेटवर्क्स टर्मिनोलॉजी जो मैंने बताई थी उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा उन सब नेटवर्क टर्मिनोलॉजी को। तो वो एक इसलिए मैंने पहले बता दिया था, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट यूज़ होगा तो आप लोग को समझने में आसानी आएगी कि जैसे कि मैं लीनियर नेटवर्क कहूँगा या नॉन लीनियर नेटवर्क या जो भी कुछ कहूँगा तो डायरेक्ट आप लोग को समझ में आ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो अब हम लोग अपना नेटवर्क थ्योरम्स को देख रहे हैं। तो पहला है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, पहले इसकी डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, इसका डेफिनेशन है इन ए लीनियर नेटवर्क with several sources the overall response at any point in the network is equal to the sum of individual response. Of each source. Considered separately. The other source being made inoperative. ठीक है, इसे जरा समझिएगा। पहली बात, सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में क्या कह रहा है, इन ए लीनियर नेटवर्क, कि यानी नेटवर्क क्या होना चाहिए,
लीनियर होना चाहिए। नॉन लीनियर नेटवर्क जैसे कि डायोड या थायरिस्टर या ट्रांजिस्टर, इन सब जहाँ पे ये नेटवर्क में नहीं लगे होने चाहिए, सिर्फ रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर, मोस्टली यहाँ पे रजिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, रजिस्टिव नेटवर्क ही होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए सुपरपोजिशन के लिए कि एक लीनियर नेटवर्क होना चाहिए विद सेवरल सोर्सेज, मतलब एक से ज्यादा सोर्सेज जिस नेटवर्क में हो। ठीक, एक ऐसा नेटवर्क जो लीनियर है और जिसमें कई एक्टिव सोर्सेज, सोर्सेज का मतलब या तो वोल्टेज सोर्स से है या तो करंट सोर्स से है। अगर किसी नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स भी हो, करंट सोर्स भी हो, या एक से ज्यादा वोल्टेज सोर्स या एक से ज्यादा करंट सोर्स हो, उसी को कहते हैं सेवरल सोर्सेज। ठीक है, तो जो ओवरऑल रिस्पॉन्स होगा, जो टोटल जो किसी ब्रांच में कोई करंट होगा, वो जो करंट होगा वो दोनों, वो उन सारे सोर्सेज के कारण होगा। और अगर उन्हें निकालना है, मतलब किसी ब्रांच में अगर कोई करंट निकालना है, तो हम लोग किसी एक सोर्स को एक ही समय लेंगे, बाकी सभी सोर्सेज को इनऑपरेटिव करने का मतलब होता है कि उसे जीरो कर देंगे। ठीक, अभी मैं एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ। तो पहले ये देखिए कि अगर अदर सोर्सेज बीइंग इनऑपरेटिव, मतलब कि उस अदर सोर्स को जीरो कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं। ठीक, एक वोल्टेज सोर्स होता है और एक करंट सोर्स होता है। अगर हमें वोल्टेज सोर्स को जीरो करना होता है तो हम लोग वोल्टेज सोर्स की जगह शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और अगर करंट सोर्स को जीरो करना होता है तो हम लोग करंट सोर्स को जीरो करने के लिए उसे ओपन सर्किट कर देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि सवाल में अगर हमें करना होगा तो ये यही चीज करनी होगी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था किसी भी लीनियर नेटवर्क हो, एक से ज्यादा सोर्सेज हो, तो किसी भी ब्रांच में अगर करंट निकालना होता है तो हम लोग एक समय में सिर्फ एक ही सोर्स लेंगे और बाकी सभी सोर्सेस को जीरो कर देंगे। ठीक, अगर वोल्टेज सोर्स को जीरो कर रहे हैं तो हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और अगर करंट सोर्स को जीरो करते हैं तो हम लोग ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा, तभी हम लोग आगे कर सकते। एक तो ऐसे ही मैं कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, बस ऐसे बताने के लिए बता रहा हूँ कि अभी एग्जांपल देंगे कि मान लीजिए कोई ऐसा नेटवर्क है, एक सिंपल सा नेटवर्क ले रहे हैं। ठीक, मान लीजिए V1 है, R1 है, ये R3 कर लीजिए, इसको R2 कर लीजिए, इसे V2 कर लीजिए। इसमें करंट मान लीजिए I1 है, इसमें करंट I2 है, और इसमें करंट क्या होगा I1 माइनस I2, I3 कर सकते हैं पर नोडल एनालिसिस से I1 माइनस I2 चलिए कर ले रहे हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि जो करंट I1 है वो उसमें वो V1 के कारण भी है और V2 के कारण भी होगा, और अगर हमें इसे निकालना है तो हम लोग एक समय में सिर्फ एक ही को कंसीडर करेंगे और फिर और दूसरे को क्या करेंगे इनऑपरेटिव। यानी कि पहले केस में हम लोग लेंगे कि अगर मान लीजिए सिर्फ पहले हम लोग V1 को लेते हैं कि V1 को कंसीडर करेंगे और V2 को इनऑपरेटिव कर देंगे, तो हमारा सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ये V1 हो गया, और V2 को अगर हम लोग इनऑपरेटिव करना है तो मैंने क्या कहा था वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, तो यानी कि हम लोग यहाँ एक शॉर्ट सर्किट कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे V1 है, R1 है, R2 है और R3 है। तो यहाँ पे पहले हम लोग V1 से इस ब्रांच में करंट निकालेंगे, I1 डैश मान लीजिए कि कितना करंट है। फिर दूसरे केस में क्या करेंगे कि V2 को हम लोग इनऑपरेटिव कर देंगे, अरे V1 को इनऑपरेटिव कर देंगे और V2 को ऑपरेटिव रखेंगे। V1 को इनऑपरेटिव करने का मतलब क्या, V1 को जगह शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और ये कुछ ऐसे होगा। अब हम इस V2 के कारण यहाँ पे I1 डबल डैश करंट आएगा। मान लीजिए V1 के कारण I1 डैश करंट था
और V2 के कारण यहाँ पे I1 डबल डैश करंट है। ठीक, मतलब इस केस को सेपरेटली हम I1 निकालेंगे, इस केस में सेपरेटली हम I1 डबल डैश निकालेंगे। फिर एक्चुअल करंट निकालने के लिए इन दोनों का एल्जेब्रिक सम कर देंगे। यही होता है। I1 क्या हो जाएगा, I1 डैश प्लस I1 डबल डैश, एल्जेब्रिक सम होगा। ठीक, वही एक्चुअल करंट आएगा। बेसिकली यही करना है। अगर करंट सोर्स होता तो हम लोग ओपन कर देते उसकी जगह, वोल्टेज सोर्स है तो हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे। इतनी ही चीज इसमें ध्यान रखनी है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है, अगर कोई भी लीनियर नेटवर्क है और उसमें कई सोर्सेज एक साथ काम कर रहे हैं, तो जो ओवरऑल करंट होगा वो सभी के कारण होगा। और अगर हमें किसी एक पॉइंट पे रिस्पांस निकालना है या करंट निकालना है, तो हम लोग एक सोर्स को सिर्फ एक समय में सिर्फ एक ही सोर्स को कंसीडर करेंगे, बाकी सभी सोर्सेस को हम लोग जीरो कर देंगे। अगर वोल्टेज सोर्स को हम लोग जीरो करते हैं तो हम लोग उस जगह जहाँ वोल्टेज सोर्स लगा होगा उस जगह हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जहाँ करंट सोर्स लगा होगा उस जगह हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक, तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसे बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या चीज़ है। ठीक, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक कोई एग्जांपल लेते हैं कि एक एग्जांपल ले लें। एक ये हमारा सर्किट डायग्राम है। ये 50 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 25 वोल्ट है। ठीक, हमें जो है हर ब्रांच में करंट निकालना है। मान लीजिए इस ब्रांच में करंट है I1, इस ब्रांच में करंट है I2, तो इस ब्रांच में करंट क्या होगा, I1 माइनस I2। ठीक, चलिए तो सुपरपोजिशन थ्योरम से ही निकालना है। थ्योरम से I1 और I2 निकालना है। ठीक, तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि एक बार में सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स को लेंगे और दूसरे वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करेंगे, जीरो। तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं टेकिंग 50 वोल्ट सोर्स as operative and 25 volt as inoperative। ठीक, पहले केस में हम लोग लेते हैं कि 50 वोल्ट सोर्स को ही ऑपरेटिव लेते हैं और 25 वोल्ट को इनऑपरेटिव। तो पहले सर्किट डायग्राम चलिए बनाते हैं कि इसका सर्किट डायग्राम क्या बनेगा। कुछ ऐसे बनेगा। और जहां 25 वोल्ट होगा उसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है। मैंने बताया वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं, और करंट सोर्स रहता है तो इसकी जगह ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक, ये 50 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये करंट I1 डैश मान लीजिए, इसमें करंट I2 डैश मान लीजिए, और इसमें करंट क्या होगा, I1 डैश माइनस I2 डैश। इस पॉइंट को अच्छा इधर नेमिंग कर दीजिए, A B C और ये पॉइंट कर दीजिए D।
ठीक, इधर भी नेमिंग कर दीजिए ए, इधर भी नेमिंग कर दीजिए बी, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी। ये आगे सवाल करने में सुविधा होगी। ठीक, तो इसमें हम लोग कुछ भी कर लगा सकते हैं, केवीएल भी लगा सकते हैं और केसीएल भी लगा सकते हैं, जो हमारे सुविधा में हो हम उसे लगा सकते हैं। चलिए केवीएल लगाते हैं। तो केवीएल में ये हमारा एक लूप है, लूप 1, और ये हमारा दूसरा लूप है, लूप 2। ठीक, पहले लूप 1 में घूमते हैं। मान लीजिए वीए से चलिए शुरुआत करते हैं। वोल्टेज एट पॉइंट ए मान लीजिए वीए है, वीए माइनस 10 I1 डैश। अब इसे आप लोग डायरेक्ट लिखने की कोशिश करिए, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने जितना समझाना था समझा दिया। इसे अब आप लोग डायरेक्ट लिखने की कोशिश करिए कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। मैंने बताया था करंट के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जाता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अगर हम लोग भी हायर से लोअर घूम रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक, तो यहाँ पे माइनस 5 I2 डैश हो जाएगा इज इक्वल टू नहीं, फिर वोल्टेज सोर्स पे आके वोल्टेज सोर्स माइनस से प्लस जा रहा है तो प्लस 50, और कहाँ जहाँ पहुँचते हैं उसको इक्वल टू के इस तरफ लिख देते हैं। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2I1 डैश प्लस I2 डैश इज इक्वल टू 10। ठीक, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब दूसरे लूप में घूमते हैं, ये लूप 1 का हो गया, लूप 2 का में घूमते हैं। वीबी से शुरुआत करते हैं, फिर घूम करके वीबी पे आते हैं। तो वीबी माइनस 5 I1 डैश माइनस I2 डैश प्लस 5 I2 डैश प्लस 5 क्यों I2 डैश है, ये आपको पता चल गया होगा। I2 डैश, I2 कहाँ से जा रहा है, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, यानी कि हम, और जब हम लोग घूम रहे हैं हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो यानी पोटेंशियल राइज हो रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है। ठीक, इज इक्वल टू वीबी, वीबी कैंसिल हो जाएगा, जो आएगा वो आएगा I1 डैश इज इक्वल टू 2I2 डैश। ठीक, ये आ गया इक्वेशन 2 हमारा। अब I1 डैश का मान जो है इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक, इक्वेशन 2 इन 1, तो I1 डैश का 2I2 डैश, तो यानी कि आ जाएगा 2 इंटू 2I2 डैश प्लस I2 डैश इक्वल टू 10। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा 5 I2 डैश इक्वल टू 10, क्योंकि I2 डैश क्या आएगा, इज इक्वल टू I2 डैश 2 एम्पियर और I1 डैश इसी से क्या आ जाएगा 4 एम्पियर। अच्छा, ये बात देखने की होगी, पिछले वाले पेज में चलते हैं। I1 डैश जो फ्लो हो रहा है वो A से B तक हो रहा है, और I2 डैश जो फ्लो हो रहा है वो B से D तक हो रहा है, तो इस डायरेक्शन को ध्यान दीजिएगा। ये है I2 डैश B टू D और I1 डैश है A टू B। ठीक, क्योंकि अगर मान लीजिए इसके नेक्स्ट वाले में हम लोग जाएंगे तो ये डायरेक्शन काम करेगा, क्योंकि जो सम होता है वो अलजेब्रिक सम होता है, तो डायरेक्शन का इसमें ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये तो मेरा पहला केस हो गया। अब हम लोग 25 वोल्ट को ऑपरेटिव करेंगे और पता नहीं क्या हो रहा है, ये भी ऑपरेटिव करेंगे एंड
50 वोल्ट को इनऑपरेटिव। ठीक, तो अब हमारा जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, इस टाइप से। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने सोर्सेज होंगे हमारे पास उतने इस तरह के डायग्राम बनाने पड़ेंगे। एक बार में एक को लेंगे, बाकी सबको जीरो करेंगे, पहले उससे करंट निकालेंगे, फिर दूसरे को लेंगे, फिर उससे करंट निकालेंगे। अगर 3-4 सोर्सेज अगर आ गए तो 3-4 बार ऐसे करना पड़ेगा। ये थोड़ा लेंदी मेथड है पर सीखना तो है। ठीक, ये पॉइंट होगा हमारा ए, ये होगा बी, ये होगा सी, ये होगा डी। ठीक है, ये होगा 10 ओम, ये है 5 ओम, ये है 5 ओम, ये है 25 वोल्ट। इसको मान लीजिए करंट क्या है, I2 डबल डैश, अरे I1 डबल डैश। इसे मान लीजिए I2, इसे मान लीजिए पहले मैंने मान लिया था I2 डबल डैश, इसे मान लीजिए I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश। ठीक है, I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, I1 माइनस I2 डबल डैश। ठीक, तो अब हम लोग इसमें केवीएल या केसीएल कुछ भी लगा सकते हैं। तो चलिए केवीएल लगाते हैं। ये लूप 1 है, ये लूप 2 है। यहाँ पे हम लोग इसे करते हैं। चलिए ए से शुरुआत करते हैं। VA माइनस 10I1 डबल डैश माइनस 5I2 डबल डैश माइनस 25 इक्वल टू VA। ठीक, ये पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान देते रहिएगा हमेशा। VA से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2I1 डबल डैश प्लस I2 डबल डैश इक्वल टू माइनस 5। इसे इक्वेशन 5 मान लीजिए। इसको इक्वेशन 2 था ना, ये 3 और 4 मान लीजिए इसे, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। इक्वेशन 5 मान लीजिए। ठीक, और फिर दूसरे लूप में घूमते हैं। लूप 2 में VB से शुरुआत करते हैं। VB माइनस 5 I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश फिर प्लस 25 फिर प्लस 5 I2 डबल डैश इक्वल टू VB। VB में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस I1 डबल डैश प्लस 2I2 डबल डैश इक्वल टू माइनस 5। ठीक, ये इक्वेशन 6 है। चलिए अब इन फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 और 6 को देखते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 6 को 2 से गुणा कर देंगे। 5 क्या है, 2I1 डबल डैश प्लस I2 डबल डैश इक्वल टू माइनस 5। इक्वेशन 6 को 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2I1 डबल डैश प्लस 2 प्लस 4I2 डबल डैश इक्वल टू माइनस 10। इसको ये माइनस आएगा, यहाँ पे सिंपली ऐड करिएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 5I2 डबल डैश इक्वल टू माइनस 50। तो यहाँ पे माइनस 15। हाँ ठीक है, तो I2 कहाँ गया, यहाँ पे हम
तो क्या आ जाएगा हमारा I2 डबल डैश की वैल्यू क्या आएगी, I2 डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी -3 एम्पियर। ठीक, अब I2 डबल डैश को की वैल्यू 5 में पुट अप कर दीजिए, पुट I2 डबल डैश इन इक्वेशन 5, तो हमारे आ जाएगी 2I1 डबल डैश -3 इजकल टू -5। तो I1 डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 एम्पियर। ठीक, अच्छा यहाँ पे माइनस का मैंने क्या बताया था, माइनस का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वैल्यू तो करंट की 3 ही एम्पियर रहेगी, पर जो डायरेक्शन होगा वो बदल जाएगा, यानी कि I2 का जो डायरेक्शन होगा वो B से D ना होकर के D से D to B होगा। यानी I2 का अगर इसे हमें सही ढंग से लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, I2 डबल डैश इक्वल टू 3 एम्पियर, डायरेक्शन क्या होगी, D to B हो जाएगी, और I1 डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर, B to A हो जाएगी। देखो मैंने ये पिछले लेक्चर में कहा था, माइनस का सिर्फ इतना मतलब होता है कि जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन है, बस वैल्यू 3 और 1 ही रहेगी, बस डायरेक्शन अलग हो जाएगी। जैसे कि इस केस में जैसे -3 एम्पियर मैंने क्या लिया था डायरेक्शन I2 डबल डैश की, B से D लिया था, पर यहाँ आया क्या है -3 एम्पियर, तो -3 एम्पियर का मतलब हो गया कि डायरेक्शन B से D ना होकर के D से B होगी, इसीलिए मैंने वो नंबरिंग करवा दी थी क्योंकि आगे जरूरत पड़ती। और इसमें I1 डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, B से A होगी। ठीक, तो चलिए अब मैंने क्या कहा था, ये चीज तो हमारी निकल गई कि हर एक वोल्टेज सोर्स से कितना करंट होगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि जो नेट करंट होगा वो इन दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा। तो नेट करंट क्या होगा, I1, वो होगा I1 डैश प्लस I2, I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। ठीक, I1 डैश की वैल्यू क्या थी हमारी 4 एम्पियर थी, प्लस I1 डबल डैश की वैल्यू क्या है -1। देखिए जो माइनस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यही था हमारा सर्किट डायग्राम। ये था हमारा 50, ये 25, ये 10, ये 5, ये 5। एक से जब हम लोग सिर्फ 50 वोल्ट लिए थे तो करंट की डायरेक्शन क्या थी, ए से बी थी, कुछ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था 4 एम्पियर। जब हम लोग 25 वोल्ट लिए तो करंट की डायरेक्शन क्या है, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बी से ए है। तो देखिए करंट एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, एक से करंट ए से बी जा रहा है, दूसरे से करंट बी से ए जा रहा है, तो 4 - 1 इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक, उसी तरह से I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। पहले केस में करंट की डायरेक्शन क्या थी, ये थी, और इस बार करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, वो नीचे से ऊपर। ये बात ध्यान रखे अगर दोनों से करंट की डायरेक्शन एक आ जाती तो सीधे सीधे प्लस कर देते हैं, पर एक से बी से डी आ रही है, दूसरे सोर्स से डी से बी जा रही है। तो हम लोग I2 डैश की पहली वैल्यू क्या थी, 2 एम्पियर, और इसमें क्या आ रही है -3 एम्पियर, तो क्या है -1 एम्पियर I2 की वैल्यू। ठीक, और उसी तरीके से हम लोग ने I1 की वैल्यू निकाल ली, I2 की वैल्यू निकाल ली, और ये क्या था I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस ऑफ -1, तो ये आ जाएगी 4 एम्पियर। अरे ये है I1 माइनस I2। ठीक, तो हमने हर ब्रांच में
करंट को निकाल लिया। इसी तरीके से करना है, थोड़ा लेंथी मेथड है, समझने में थोड़ा समय लगेगा, प्रैक्टिस करिएगा इसे तो निकलेगा। अगर मैं इसको केसीएल से भी निकालने की कोशिश करूं तो देखिएगा करंट की वैल्यू यही आएगी। चलिए इसी सवाल को अगर मैं केसीएल से भी करूं, सुपरपोजिशन से कर लिया, केसीएल केवीएल हम लोग को पता ही, अगर केसीएल से भी आप लोग ट्राई करिएगा और सिर्फ केवीएल से भी, तो भी आपके करंट की वैल्यू इतनी ही आएगी। बाद में इसको ट्राई करके देखेंगे, देखा जाएगा, चाहे तो भी कर लीजिए, क्योंकि क्या करना ही है, 2 मिनट का काम है। चलिए बता दे रहे, ये क्या था, ये 10 था, ये 50 था, ये 5 ओम, ये 25, ये 5। अगर हम लोग केसीएल किसी पॉइंट पर लगाते हैं तो ये होता है I1 सबसे, I2 और इसे क्या कहेंगे I3। हम लोग केसीएल में क्या करते थे कि ये जिस पॉइंट पे केसीएल लगाते थे उस पॉइंट को सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पे मानते थे, तो वहीं से करंट आउट करेगा। मैं जल्दी कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो लेंदी ना हो, आप लोग इसे ब्रीफली पूरा डिस्क्राइब करके इक्वेशन बना लीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, V माइनस 50/10 प्लस V माइनस 25/5 प्लस V/5। ये V माइनस 51 क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का सम क्या होगा 0, तो इन तीनों का सम क्या होगा 0। तो V माइनस 50 प्लस 2V माइनस 50 प्लस 2V इसका टू 0। 2005 5V इसका टू 100, V की वैल्यू आ जाएगी 20। तो I1 निकल जाएगा हमारा, I1 की वैल्यू क्या आएगी, 20 माइनस 50/10, तो ये क्या आ जाएगी माइनस 30/10 इसका टू माइनस 3 एम्पियर। I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 माइनस 5 माइनस 25/5, ये आ जाएगी माइनस 1 एम्पियर। और I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/5 इसका टू 4 एम्पियर। यही हमारे करंट की वैल्यू आई थी। -3 का मतलब बस इतना होगा, करंट इस डायरेक्शन में ना जा करके इस डायरेक्शन में होगा। -1 का मतलब I2 की डायरेक्शन ये ना हो करके ये होगी, और I3 की डायरेक्शन पॉजिटिव है, यानी 4 करंट यही डायरेक्शन होगा। बस इतना ही अंतर रहता है और कुछ नहीं है। देखिए वैल्यू वही आएगी। अगर आप लोग इसे पूरा ब्रीफ करेंगे इक्वेशन बना करके, मैंने तो थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है ये बताने के लिए कि वैल्यू अलग नहीं आएगी, चाहे हम लोग केसीएल लगा के करें, इसमें अगर आप लोग केवीएल भी लगा के करेंगे तो यही आएगा, और सुपरपोजिशन भी लगा के करेंगे तो यही आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम से, ताकि सुपरपोजिशन थ्योरम अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 को। यहाँ पे एक करंट सोर्स ले लेते हैं। ठीक है, ये मान 10 एम्पियर का है, ये 5 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। ठीक है, हमें हर ब्रांच में या सिर्फ 2 एम्पियर में हमें करंट निकालना है। आसान करते हैं थोड़ा सा, करंट इन 2 ओम, 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें हमें करंट फाइंड करना है। तो जो करंट होगा वो 10 एम्पियर के कारण भी होगा, 5 वोल्ट के कारण भी होगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि एक बार में सिर्फ एक ही को लेंगे। तो चलिए पहले 5 वोल्ट को लेते हैं, 5 वोल्ट एज ऑपरेटेड, और
10 एम्पियर सोर्स को इनऑपरेटिव, ठीक कर देते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम पहले बनाएंगे। मैंने कहा था जब करंट सोर्स को इनऑपरेटिव करेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, ओपन सर्किट खोल देंगे। यहाँ पे इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ये 1 है, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 5 वोल्ट। चलिए, अच्छा ये ब्रांच में अब कोई करंट फ्लो तो करेगा नहीं क्योंकि ये ओपन हो गया, तो यहाँ का करंट तो जीरो हो जाएगा। तो इस ब्रांच का कोई मतलब रहता है ना, कोई मतलब नहीं रहेगा। ये एक तरीके से एक्स्ट्रा जिसका कोई मतलब है नहीं। तो अगर इस ब्रांच को अगर हम हटा भी देंगे तो सर्किट में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है क्योंकि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको हटा भी सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इसे हटा भी सकते हैं। ये बात पता चली क्यों हमने उसे हटा दिया, क्योंकि उस ब्रांच में 10 एम्पियर वाले को जैसे ही हम लोग ने ओपन सर्किट किया तो उस ब्रांच में अब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि ओपन सर्किट कंडीशन में करंट जीरो हो जाता है। तो जब कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। इस कारण हम लोग हटा दिया। आप लोग ऐसे ही मत हटा दीजिएगा, क्योंकि करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा है हम लोग ने इस वजह से हटाया है। तो चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, इस 2 ओम के ब्रांच में करंट निकालते हैं। ठीक है, तो 2 ओम के ब्रांच में करंट निकालने के लिए हम लोग चलिए केसीएल लगाते हैं। तो ये इस पॉइंट को ही मान लीजिए, इसे I1 मान लीजिए, इसे I2 मान लीजिए, इसे I3। ठीक है, तो I1 पहले निकालेंगे, I2 और केसीएल में क्या जानते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। केसीएल मैंने कहा था जिस पॉइंट पे केसीएल लगाया जाता है उस पॉइंट को सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल मान लिया जाता है। ठीक, तो चलिए VA I1 निकालने के लिए VA से शुरुआत करेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे। तो VA माइनस 2 I1 माइनस 1 I1 इक्वल टू 0। तो VA इक्वल टू 3 I1 और I1 इक्वल टू VA बाई में 3। ये इक्वेशन 1 आ गया। उसी तरीके से I2 निकालना होगा। तो I2 के लिए मैं इक्वेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ, VA माइनस I2 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो I2 की वैल्यू क्या आ गई, VA माइनस 5। ठीक, इसी तरीके से I3 निकालना हो तो क्या आएगा, VA माइनस I3 इक्वल टू 0। तो VA इक्वल टू I3। ठीक, ये क्वेश्चन 1 होगा, ये क्वेश्चन 2 होगा और ये क्वेश्चन 3 होगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू क्या होती है, 0 होगी। तो V बाई में 3, VA बाई में 3, I2 की वैल्यू क्या थी, I2 की वैल्यू थी VA माइनस 5 प्लस VA माइनस 5 प्लस I3 की वैल्यू क्या थी, VA प्लस VA। इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे VA प्लस 3VA माइनस 15 प्लस 3VA इक्वल टू 0। 3 3 6 7 7VA इक्वल टू 15। VA की वैल्यू क्या आ गई, 15/7। ठीक, तो यहाँ पे करंट इन 2 ओम रजिस्टर क्या था, I1 इक्वल टू VA, I1 की वैल्यू क्या थी, VA बाई 3। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई,
15/21 एम्पियर। ठीक है, हमें सिर्फ 2 ही ओम से मतलब है, तो I1 I2 से कोई मतलब नहीं, तो उसको निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 ओम में I1 ही फ्लो कर रहा है। तो इस करंट कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कैलकुलेशन सही है कि नहीं, पर प्रोसीजर यही होगा, क्योंकि यही अभी अभी लगा रहा हूँ, देख लेना होगा कैलकुलेशन को भी। VA/3 प्लस VA माइनस 5/1 प्लस I3 इक्वल टू VA, तो VA/3 प्लस VA माइनस 5/1 प्लस -5, 3×5=15, VA 3×3=6, ठीक तो है। चलिए ठीक है, I1 की वैल्यू निकल है। अब यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं थोड़ा सा अलग करके, इसी में ही कंसीडरिंग कौन सा था 5 वोल्ट एज एक्टिव ऑपरेटिव एंड 10 एम्पियर इन 5 एज उल्टा लिख दिया, 10 एम्पियर एज ऑपरेटिव एंड 5 वोल्ट एज इनऑपरेटिव। ठीक, यहाँ पे 10 एम्पियर को हम लोग ऑपरेटिव लेंगे और 5 वोल्ट को इनऑपरेटिव लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो 10 एम्पियर और यहाँ पे ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से, ये इस तरीके से, और इसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, 10 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक, ये बात समझ, इतना तक सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए ये A है, इसे B कर देते हैं, तो पहले वाले केस में, या इसको हम लोग A, इसको B कर देते हैं, इसे A और इसे B कर देते हैं, तो पहले वाले केस में जो करंट की डायरेक्शन थी वो A to B थी। ये बात ध्यान रखिएगा, उसमें लिखना भूल गए थे, A to B थी। ठीक है, इस वाले केस में देखते हैं क्या है। तो अच्छा, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये जो 1 एम्पियर है और ये 1 ओम और ये जो 1 ओम है, ये दोनों देखिए पैरेलली कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो इनको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। ये पैरेलल में क्या नेट रेजिस्टेंस होगा, ये 1 ओम होगा, ये 2 ओम होगा और ये 0.5। इसे पैरेलल वाला रिजॉल्व करिएगा तो क्या आता है, 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1 + 1 + 1/1, तो ये R इक्वलेंट क्या आ जाएगा, 1/2। देखिए 1.5 मैंने लिखा, पैरेलल जो सीरीज पैरेलल बताया था उसको देखिएगा कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था करंट डिवीजन रूल। अगर यहाँ से 10 एम्पियर आ रहा है तो ये करंट कैसे डिवाइड होगा, ये भी मैंने बताया था आप लोग को। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल आप लोग अगर पढ़े होंगे तो डायरेक्ट लग सकता है। तो करंट इन 2 ओम क्या होगा, टोटल करंट इंटू 1 बाय में, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसमें, 2.5 + 1 3.5। तो ठीक है, I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/3.5, या डायरेक्शन होगी B to A। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखें, जो करंट डिवीजन रूल मैंने यहाँ सीधे सीधे लगाया है, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था वो इसीलिए बताया था क्योंकि उन सबका डायरेक्टली यूज होता है यहाँ पे, कि करंट डिवीजन रूल क्या होता है, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, सीरीज की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल की कंडीशन क्या होती है। अगर वो सब नहीं पढ़े हैं तो एक बार उन लेक्चर्स को
मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरा लेक्चर रहा होगा वो, ध्यान दीजिएगा उस पर। वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं उन सबको ध्यान रखना, क्योंकि वो सारी चीज़ें डायरेक्टली यूज़ हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा दिया। करंट डिवीजन रूल क्या होता है? अगर जिस ब्रांच में करंट निकालना होता है उसके अपोजिट ब्रांच, टोटल करंट उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस बाय में टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, यही यही करंट डिवीजन रूल होता है। तो यही मैंने निकाल दिया। तो नेट करंट आई क्या होगा, जो आई इंटू क्या होगा, I1 की वैल्यू क्या है, 15 बाई में 21। ये डायरेक्शन क्या थी इसकी, A टू B, और इसकी डायरेक्शन क्या है, B टू A। तो दोनों अपोज कर रहे हैं, तो यानी माइनस हो जाएगा, -10/3.5, ठीक है। तो इसकी इसको अब आप लोग डायरेक्टली कर लीजिए। 15/21 की वैल्यू कितने की, 0. ये की वैल्यू क्या है कि 0.714 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2.85, ये आ जाएगी -2.143, मतलब 2.143 का मतलब है कि जो मैंने पिछले करंट तो वैल्यू रहेगी, बस डायरेक्शन क्या ली थी मैंने, जो B2A हो जाएगी इसमें, बस और कोई अंतर नहीं रहेगा। करंट की डायरेक्शन बस उल्टी रहेगी, यानी कि करंट की डायरेक्शन B2A की जगह A टू B हो जाएगी, नहीं B2A रहेगी, B2A माइनस हटा दीजिएगा इधर से, और क्या, बस अंतर यही रहेगा। मतलब जो बड़ा होगा करंट की डायरेक्शन उसी के अनुसार रहेगी। ये 10/3.5 बड़ा है, ये डायरेक्शन क्या है, B2A है, तो इसकी भी डायरेक्शन B2A ही रहेगी। करंट की वैल्यू 2.14 ही रहेगी, बस डायरेक्शन B2A हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने मैक्सिमम बताने की कोशिश की है आप लोग को, आप लोग ट्राई करिएगा, जो सवाल नहीं आएगा वो पूछ लीजिएगा, कमेंट में वो सवाल डाल दीजिएगा, तो मैं आप लोग को उस सवाल का रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई सवाल बना रहे हो या नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस सवाल को डाल दीजिएगा, मैं आप लोग को उस सवाल से रिप्लाई दे दूंगा कि क्या करना है, ठीक है। तो ये 2-3 सवाल हो गए। अगले लेक्चर में मैं थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ाऊंगा, तो इसके थ्योरम्स याद कर लीजिएगा, और इसके जितने सवाल हो सकें उतने सवाल बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये समझ में आएगा, सिर्फ पढ़ के नहीं आ पाएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और आगे जो भी सवाल होगा वो आप पूछ सकते हैं उसमें। धन्यवाद।